हेलो बच्चों। अगर आपका पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने सेकंड अटेम्प्ट को बेस्ट कर सकते हैं यूजिंग राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। मैं हूं अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। बच्चों, मैं 21 सालों से शिक्षा की काशी कोटा में बच्चों को मैथ्स की शिक्षा देता आ रहा हूं और मेरे टीचिंग में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक्स निकाली है, AIR 1 तक का सपना अपना पूरा किया है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सारे बच्चों के बारे में जो कहीं ना कहीं आज मायूस हैं, चाहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत किया था सर लेकिन उसका मेरे को परिणाम उतना अनुरूप नहीं मिला है। तो हम सेकंड अटेम्प्ट में किस तरीके से प्रोसीड करें सो दैट कि हम अगले अटेम्प्ट को तो अपना सेव कर लें। तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होने वाला है बच्चों। तो आप इसमें बताए गए हर एक पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए, अपना पूरा जो कहते हैं फोकस वो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई कीजिए सो दैट कि आप अपने सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करके आए। सबसे पहली पॉइंट की बात करें, एनालिसिस करनी पड़ेगी। जो आज आपने पेपर दिया है उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। इसको अगर हम बेसिकली अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट होगा ये देखना कि क्या आपसे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हुए हैं क्या। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स मतलब कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स जो शायद हमें टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और उसकी वजह से गलतियां हो गई। तो अगर आपने ऐसे कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स करे हैं बच्चों तो उसको थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है सिली मिस्टेक्स। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि पेशेंस और फोकस की कमी की वजह से बच्चे जो जानते हुए सवाल भी होते हैं वो भी बहुत बार सही नहीं कर पाते हैं और ये कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन में पीछे रहने का रीजन होता है। तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स जो आपने किया है और आगे आने वाले टाइम में थोड़ा पेशेंस और फोकस और इंक्रीज करके इन सिली मिस्टेक्स को भी 100% नहीं रोक सकते हैं मैं जानता हूं, लेकिन 90% तक तो कम कर सकते हैं। वही हमारे हो सकता हो सिलेक्शन का रास्ता दे दे। तीसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपने टाइम मैनेज अच्छे से नहीं किया है तो अब आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी करना पड़ेगा काम। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो चीजें हो रही हो उसको जल्दी से करना और जो चीजें अगर हमें लग रहा है कि यार हमें अटका रही है, हमें फंसा रही है, तो उनको अपन थोड़ा बाद में करें ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी आपको अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी। आप में से हर एक बच्चा कमेंट करके मुझे यहां पर यह बताए कि आपने एनालिसिस अगर की है और नहीं की है तो जरूर करें। अगर एनालिसिस की है तो किस तरह की मिस्टेक्स आपकी ज्यादातर हुई हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर लेते हैं कि मान लीजिए कि फिजिक्स में आपने मैकेनिक्स के क्वेश्चंस अगर ज्यादा गलत किए हैं बच्चों, तो रादर देन कि हम किसी और टॉपिक को बहुत ज्यादा टाइम दें, इट इज बेटर कि हम मैकेनिक्स वाले क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छी तरीके से करें सो दैट कि हम वहां पे अपने आप को ज्यादा इंप्रूव करके ले जाएं और वहां जो नंबर्स हैं वो हम ज्यादा सिक्योर कर पाएं। सेकेंड अटेम्प्ट हम जानने वाले हैं और हमने एक बार पूरी तरीके से अपना रिवीजन कर लिया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब यहां ये हो जाता है कि हम फालतू टॉपिक्स में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो डेफिनेटली इतना ज्यादा आपको वेटेज नहीं देते हैं, लेकिन वहीं पर देखें तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो वेटेज वाले टॉपिक होते हैं बच्चों, तो उनको ज्यादा अभी करना आपके लिए जरूरी है। या फिर यूं कह लें कि प्रायोरिटी लिस्ट में वो अभी नंबर 1 पे दिखने चाहिए। अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूं तो मैथ्स में ऐसे कुछ टॉपिक्स आपके लिए हो सकते हैं जो आपने देखा भी होगा। पहला वेक्टर 3D है, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन है, इसी तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में भी देखोगे तो एक स्पेशल क्रैमर्स रूल वाला जो साइड होता है उस पर ज्यादातर आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं बच्चों। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वेटेज वाले टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के, सबसे पहले आपको उनको करना चाहिए। इस तरीके से फिजिक्स में भी आप देखोगे मैकेनिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ बच्चों से बात करने के बाद मुझे ये भी पता चला यार कि उन्होंने केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को इग्नोर किया, जो कि एनसीईआरटी के बारे में अगर हम बात करें वो केमिस्ट्री के अंदर आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ऐसी सेक्रेट बुक है कि जो हर बच्चे को करना इज वेरी मैंडेटरी। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी से जरूर करना चाहिए अगर अभी तक आपने इग्नोर कर रखा है। और अगर अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को कवर नहीं किया तो डेफिनेटली आप एनसीईआरटी के ऊपर भी फोकस करें। यह है हमारा पॉइंट नंबर 2। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है यार कि अब हम थ्योरी रीडिंग में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। थ्योरी रीडिंग अगर करनी भी है तो देखो फिजिक्स में थोड़ी बहुत कर सकते हैं क्योंकि इस बार थ्योरेटिकल टाइप के भी सवाल आए हैं आपके। लेकिन हम अगर बात करें तो मोस्टली हमारा जो टाइम होना चाहिए वो क्वेश्चन सॉल्विंग में होना चाहिए। और क्वेश्चन सॉल्विंग में इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे ज्यादातर गलत होते हैं।
तो सबसे पहले उस एनालिसिस का यूज करते हुए हम सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें जो हमारे से ज्यादातर गलत होते हैं। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपना पूरा फोकस जो होना चाहिए आपका, वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं तो यहां अपन 80-20 रूल यूज कर सकते हैं। 80% ऑफ द टाइम्स आप बच्चों क्वेश्चन सॉल्विंग में लगाइए और 20% ठीक है आप थ्योरेटिकल चीजों पे अपना समय दे सकते हैं, जिसमें आपका फॉर्मूला लर्निंग भी आता है, फॉर्मूले को लिखना, फॉर्मूले को याद करना है ना, और कुछ थ्योरेटिकल जो टाइप के टॉपिक्स हैं उनको दोबारा से पढ़ना भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आपने पहले अटेम्प्ट को देखकर सीख लिया होगा कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज स्पीड एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एक्यूरेसी। बहुत बार बच्चे एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं स्पीड के चक्कर में बच्चों, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आप जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी आपकी 95% से ऊपर होनी चाहिए, सो दैट कि आप कॉन्फिडेंट रहें कि जो भी आपने किया है वो सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता है। सर स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूं? तो बच्चों यहां पर आ जाता है रोल, इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है मॉक टेस्ट का। अगर आप मॉक टेस्ट लगातार दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस चीज को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं मेन एग्जामिनेशन का प्रेशर भी अपने ऊपर से दूर कर सकते हैं। सर अभी मुझे कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? तो बेटा आप चाहें तो फरवरी तक आप पर वीक 2 मॉक टेस्ट दें, और लेकिन मार्च से आप 3 या 4 मॉक टेस्ट पर डे दे सकते हैं टिल योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। पांचवा जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज माइंडसेट मैटर्स। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एग्जामिनेशन में जाके बच्चा पैनिक कर दे रहा है, एक दिन पहले बच्चे ने नींद नहीं ली अच्छी, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन खराब हो गया। कल ही एक ऐसे बच्चे का फोन आया था जो मुझसे पढ़ा है और मुझे पता है कि वो मैथ्स में काफी अच्छा है, लेकिन जब मैंने उसकी परसेंटाइल देखी तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि भाई इतना कम परसेंटाइल कैसे हो सकता है। जब मैंने पता किया कि भाई ये इतना कम कैसे हो गया, तो उसने बताया कि सर एक दिन पहले मैं अच्छे से सोया ही नहीं था, जिसके कारण मेरे एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग में काम करना बंद कर गया। तो ये काफी शॉकिंग लगा मुझे कि यार आप रात में सो के इतना प्रेशर कैसे ले सकते हैं कि आप रात भर सोए नहीं हो, जिसकी वजह से आपने एग्जामिनेशन खराब कर दिया। और मेरा मानना है कि उस सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि उसने फंडामेंटल से चीजों को सीखा है, उसके बावजूद एक छोटी सी गलती उसके एग्जामिनेशन को पूरा का पूरा या 2 साल की जो मेहनत है वो पूरा का पूरा खराब करके। तो डेफिनेटली अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस किया है, अच्छा काम किया है, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट में घबराने की जरूरत नहीं है। हर मॉक टेस्ट में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करते जाने की जरूरत है। सबसे पहले ऑब्वियस बात है उन क्वेश्चंस को करें जो होने लायक हैं, इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर बच्चों ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अपन एग्जाम में कूल रहने के लिए मेडिटेशन टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें तो मुझे लगता है स्टार्टिंग ऑफ द डे में बहुत ज्यादा हेल्प करती है बच्चों। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है जो पहले नहीं करते थे मेडिटेशन या एक्सरसाइज, लेकिन जब बाद में करने लग गए तो उनका जो माइंड है और जो बॉडी है वो बहुत अच्छी तरीके से नई चीजों को रिसीव करने लग गया। तो अगर ये गलती कर रहे हैं तो जरूर इस गलती को रोकिए और ब्रीदिंग टेक्निक्स और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइजेस थोड़े बहुत आप स्टार्ट कीजिए एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे, और बीच में भी कभी जरूरत पड़े तो जरूर ब्रीदिंग टेक्निक से अपने एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही सब चीजें एक्चुअली आपको पढ़ने की तरफ दोबारा लेकर आएंगी। बहुत सारे बच्चे आज भी ये सवाल पूछते रहते हैं कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट के बीच में क्या इतना इंप्रूवमेंट हो सकता है? तो आंसर इज यस, बहुत सारे बच्चों ने करके दिखाया, और मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूं आज यहां इस प्लेटफॉर्म से कि यू शुड लीड बाय एन एग्जांपल। तुम वो बच्चे बनो इस साल जिन्होंने फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट में अपने परसेंटाइल को ड्रास्टिकली चेंज किया है। तो आज ये प्लेज लिखते हुए जाओ इस कमेंट बॉक्स में और डेली आप 12 से 13 घंटे जरूर पढ़ के दिखाओ, और अब अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करो, फटाफट से अपनी पढ़ाई पे लगो और फुल डिसिप्लिन के साथ काम करना चालू करो। एंड आई होप आप सेकंड अटेम्प्ट में मचा के आओगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।